अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। आईनी हुदूद में जाने और दूसरों को इसमें रहने का मशवरा किस लिए है, लाहौर के पुलिस एहलकारों को चुन चुन कर निशाना कौन बना रहा और कराची में बढ़ते जुराइम पर सिंध हुकूमत को आखिरकार होश आ ही गया। प्रोग्राम में इन सब मौज़ूआत पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे तहरीक इंसाफ के वाइट पेपर का। तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात में मुबैना धांधली पर 300 सफ़ात पर मुश्तमिल वाइट पेपर जारी कर दिया और मुतालबा किया है कि जुडिशल कमीशन इन हकायक की रोशनी में तहकीकात करे और धांधली में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इल्जाम दोहराया कि 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा अखज़ नहीं किया गया। हम कौमी असम्बली में 180 नशिस्तें जीत चुके थे। फॉर्म 47 के जरिए हमारी नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गई, जिसके नतीजे में हमारी मखसूस नशिस्तें भी चली गई। उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पूरे पाकिस्तान में 158 पिटीशंस फाइल कर दी हैं, लेकिन वहां इतने ट्रिब्यूनल नहीं कि बर वक्त फैसले हो। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन फाइल की, लेकिन वो पिटीशन भी आज तक समाअत के लिए नहीं लग सकी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI का वाइट पेपर इन हकायक पर मबनी है जिसे गार्डियन, वॉशिंगटन पोस्ट, द टाइम्स और पाकिस्तान के पूरे मीडिया ने तस्लीम किया। उन्होंने मुतालबा किया कि फिलफौर इंतखाबी इस्लाहात की जाएं ताकि आइंदा किसी भी आम इंतखाबात में धांधली ना हो। बात करेंगे इस हवाले से। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने। रांझा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ये सवालात आपके सामने रखने से पहले सर मैं जरा गुफ्तगू सुनाना चाहता हूं जो वाइट पेपर जारी करते हुए PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने की है। सर वो गुफ्तगू जरा सुन लेते हैं, फिर हम जरा आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद इनके जो वजीर आला है गंडापुर साहब, उन्होंने बड़ी खतरनाक बात कर दी है सर, वो भी सुनवाऊंगा आपको। पहले जरा ये सुन लीजिए गौहर खान साहब क्या कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की 184(3) की, वो भी आज तक हियरिंग के लिए नहीं लग सका। अब हमने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में पूरे पाकिस्तान में 158 पिटीशंस फाइल कर दी है। आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ से आपके सामने एक वाइट पेपर इशू करने जा रहे हैं और ये 300 पेजेस तकरीबन पे मबनी वाइट पेपर है जो हम जनरल इलेक्शन 2024 पे इशू कर रहे हैं। तीसरे चौथे नंबर से उन्हें उठा के ना सिर्फ मेंबर पार्लियामेंट बनाया बल्कि वजीर भी बना दी। मेरा मैंडेट नहीं था। मैं अगर फर्स्ट पे होता तो मुझे वो हरवाते तो फिर शायद मैं अब तक यहाँ मेरे लिए जेल हो सकती थी या कब्र हो सकती थी। तीसरा रास्ता नहीं था। मरकजी मजलिस आमला ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज को मजबूरी तौर पर मुस्तरद कर दिया है और मैं इतना ज़र्फ रखता हूँ कि मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि PTI वहाँ पर उसका हिमायत याफ्ता आज़ाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूँगा। इस इलेक्शन को तो हम लोग जीती वाले। जनाब मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, सर ये इनका क्लेम बहुत बड़ा है। हम ये नहीं कहते कि इंतखाबात में धांधली हुई, क्योंकि हमारे पास अभी तक किसी अथॉरिटी की तरफ से कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है कि किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इस्टेब्लिश किया हो कि हाँ धांधली हुई। लेकिन एक बात तो शायद आप भी तस्लीम करें, पूरी मीडिया ने तस्लीम की कि एनॉमली थी सर, एक एनॉमली, एक बेज़ब्त था, एक ताखीर थी। वो ताखीर भी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की थी कि कई दिन तक रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। तो सर आपको नहीं लगता कि वाकई इनकी तहकीकात इन इल्जामात की हो जानी चाहिए? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन में रिगिंग का सवाल है तो रिगिंग तो हर हलके में हर इलेक्शन के दौरान उसके इल्जामात सामने आते हैं। और कुछ इस तरह से भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे अपने हलके में भी मैंने चाहे नतीजा जिस तरह भी मेरा मुखालिफ इलेक्शन जीता और आज भी मैं अपनी इलेक्शन पिटीशन पढ़ रहा था, तो मेरे फॉर्म 45 जो थे उस पर मेरे साथ मेरी भी वही कहानी है जो कहानी तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो पढ़ के बता रहे हैं। अच्छा। और उसी तरह के मिलते जुलते हकायक मेरे भी फॉर्म 45 के हैं, फॉर्म 46 के हैं। 0 को 8 किया गया है, 7 के पहले 1 लगाया गया है। प्रिजाइडिंग के और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग के जो दस्तखत हैं वो मिलते नहीं हैं फॉर्म 45 के, 46 के। तो देखें, हमने इलेक्शन जो भी हुआ नताइज आ गया, लेकिन उसके बाद मैंने भी कहा कि जो प्रॉपर फोरम है मैं उससे राब्ता रखूंगा। तो जाहिर है हर इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में मेरे इन्हीं मुखालिफ जो इस दफा मुझसे जीते, इन्होंने इलेक्शन पिटीशन फाइल की थी और ये गए थे मेरे खिलाफ और मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहते। देखें, जब इलेक्शन हो जाते हैं, नताइज आ जाते हैं
और एक बहुत बड़ी तादाद में कोई भी जमात अपनी नशिस्तें जीत के असेंबली में आके हुकूमत बना लेती है, तो ज़ाहिर है जो हारने वाली जमात होती है उसने अपना नैरेटिव भी बेचना होता है, अपने आप को जिंदा भी रखना होता है, तो उसने कोई ना कोई बयानिया जरूर बनाना होता है। लेकिन नहीं, अर्ज ये है कि यहाँ पर हुआ ये है कि यहाँ पे आपके अपने लोग भी तायद कर रहे हैं इस बात की। मैंने अभी क्लिप सुनवाया आबिद रजा कोटला साहब का, डॉक्टर निसार चीमा साहब का, जावेद लतीफ साहब का, फिर आपके पुराने साथी जो है पीडीएम के रह चुके हैं फजलुर रहमान साहब का, हाफिज नईमुर रहमान साहब, आपके अपने लोग भी और दीगर भी, वो भी ये कह रहे हैं कि धांधली इस तरह हुई है कि भले आपकी जमात जीती है लेकिन आपकी जमात ने से भी कई लोगों पे क्रॉस लगा हुआ था। जो क्रॉस लगा था वो फिर उनको साबित किया कि हाँ ये लोग सामने ना आए। मुझे नहीं पता, शायद आपका भी क्रॉस लगा हो। अब यहाँ पे वो खुद आपके लोग कह रहे हैं कि मैं हारा हुआ था, हमें जितवाया गया। तो ये इस्तीफा का इल्जाम बड़ा मुख्तलिफ है सर। देखिए, जब हारने और जीतने का सवाल उठता है तो हमने मैं भी उन चंद एक लोगों में हूँगा जब साद रफीक दोपहर के वक्त कहीं ट्वीट भी ये कर दिया और मुबारक भी दी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे हलके में या पूरे इलाके में कोई ऐसा माहौल बने जिससे कोई लाकानूनियत पैदा हो। लेकिन जहां तक किसी की अपनी जात का सवाल है, मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून के जो लोग भी उम्मीदवार कामयाब हुए वो कामयाब हुए। देखिए, अगर मैं नाकाम हुआ चाहे जिस तरह भी नाकाम हुआ, मैंने अपना नतीजा तस्लीम कर लिया। अब उसके बारे में मैं रोशनी कहता फिरूं कि जी मेरे पास ये सबूत है, मेरे पे क्रॉस लगा हुआ था या मुझे नहीं जिताना चाहते थे, तो मेरे ख्याल से या तो मेरे पास कोई सबूत हो या मेरे पास कोई ऐसा ठोस सबूत हो मैं सामने पेश कर सकूं। और अगर महज बातें हैं और महज इशारे हैं और महज ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, तो मेरे ख्याल से हम लोग सब दो दफा। अच्छा नहीं, उसमें राजा साहब उसमें एक ट्रेंड है और वो ट्रेंड मैं अब इसका जिक्र करूंगा क्योंकि लास्ट टाइम 2018 में आपकी जमात हारी थी, सिंपल मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाई थी। उस दौरान जो इल्जाम आप लगाते थे धांधली का, उसका जो पैटर्न था वो ये था कि रात तक, शाम तक आप जीत रहे थे, रात तक 8, 9, 10 बजे तक आप जीत रहे थे, फिर आरटीएस सिस्टम या बैठ जाता है या बिठा दिया जाता है, रिजल्ट्स अगले दिन या उससे भी जाके अगले दिन आते हैं और आप जो जीत रहे थे वो हार जाते हैं और जो हार रहा था वो जीत जाता है। सबूत आपने भी यही सबूत दिया ना, अब वो भी यही कह रहे हैं, एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो हुआ है। तो इस पैटर्न को देखते हुए तो वो तो 158 पिटीशंस दायर कर चुके हुए हैं सर, इसी पैटर्न को देखते हुए। देखिए, वो 158 पिटीशन दायर कर रहे हैं और पिछले दौर में जो सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिनों में पिटीशंस जो मुस्लिम लीग नून के कई उम्मीदवारों ने फाइल की थी वो भी इतनी ही थी, जो आखिर में फिर समाअत ना होने की वजह से सारी इन्फ्लक्शस हो गई क्योंकि अगले इंतखाबात आ चुके थे। तादाद इतनी ही होती है पिटीशंस की, जो लोग नाला होते हैं इलेक्शंस के रिजल्ट से, इतनी ही तादाद में वो अपने वहां पर पिटीशन जो है फाइल करते हैं। लेकिन कहना जरूरी है कि What about this pattern, sir? What about this pattern जो दोबारा फॉलो किया गया? What about the pattern, sir? कि रात को रिजल्ट्स रुक जाते हैं, अगले दिन आते हैं, हारा हुआ कह रहा है जनाब मैं तो जीत रहा था, सुबह मुझे हरा दिया गया। आपके साथ भी यही हुआ 2018 में, आप क्लेम करते हैं सर? देखिए, मेरे साथ 2018 में भी यही हो रहा था और मैंने तो अपना नतीजा छीन के लिया था। इस दफा मेरे आरओ की मेहरबानी ये थी कि मेरे आरओ ने मुझे कहा कि आपने यहाँ पर नहीं आना। मैं 3 बजे के करीब आरओ के ऑफिस में गया। देखिए, हमारे हर एक बंदे की कहानी है, हर कहानी है। मेरे हल्के की मेरी अलहदा कहानी होगी, आबिद रजा साहब के हल्के की अलहदा कहानी होगी, लेकिन मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, ना मैं ये कह रहा, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है। और मैं समझता हूं कि बगैर सबूत के किसी पे ऊपर इल्जाम लगा देना कि मुझे उसने हराया। तो इस दफा आपने आरओ की बात क्यों मान ली? ये जानते हुए कि पाकिस्तान के अंदर अपने वोट पे पहरा देना पड़ता है, बैलेट बॉक्स पे पहरा देना पड़ता है, आप आरओ की बात मान के क्यों नहीं गए सर? देखिए, मेरे से हमारे आरओ ने ये कमिटमेंट की थी कि आप कोई भी, क्योंकि ला कानूनियत का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि तहरीक इंसाफ की जो आखिरी दिनों में सूरत हाल थी कि वो बहुत ज्यादा एग्रेशन पाई जा रही थी उनमें और उनके सपोर्टरान में, तो ये खतरा था कि कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। तो इस वजूहात की बुनियाद सर वैसे ये ना आपकी शराफत है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि सियासत में आप नए नहीं हैं, आप बड़े पुराने हैं
और ये तो हो नहीं सकता कि आपको पता ना हो कि आरओ साहब क्या चक्कर दे रहे थे, अगर दे रहे थे चक्कर तो। देखिए वो बात यह है कि मेरा ये ख्याल था कि अगर आरओ किसी भी उम्मीदवार को आने से रोक रहा है और सबको ये कह रहा है कि आप में से किसी ने नहीं आना, लेकिन उसके बाद अचानक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का और उन लोगों का आरओ ऑफिस के बीच में पहुंच के और रिजल्ट्स को पंच कराना, और फिर उसके बाद फॉर्म 45 ऐसे आज भी वेबसाइट पे मौजूद हैं जिन पे प्रिजाइडिंग के दस्तखत भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ अगर कम से कम मैं आरओ ऑफिस में बैठा होता तो मैं ये सारी चीजें हाईलाइट करता। लेकिन यानी बड़ी अहम बात कर दी कि आप भी ये कह रहे हैं कि रिजल्ट्स फर्ज हुए हैं, आपके खिलाफ, आपके साथ भी धांधली हुई है सर। बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने तो पिटीशन भी फाइल की है, और लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मैंने तो 52 पोलिंग स्टेशंस हैं मेरे हल्के में, 328 पोलिंग स्टेशंस हैं जी। 52 पोलिंग स्टेशंस में जब मोबाइल फोन सर्विस बंद हुई तो हमें नहीं पता क्या हुआ, और जो मेरे आरओ थे मैंने उन पे एतराजात भी किए। मेरे आरओ सीईओ एजुकेशन सरगोदा रह चुके थे 2018 से लेके 2020 तक, और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में जिसने उसको नवाजा था वही मेरे खिलाफ इलेक्शन भी लड़ रहा था। तो ये चीजें सब ऐसी चीजें हैं जो मैंने अपनी पिटीशन में हाईलाइट की है, और मैं अपना मुकदमा अदालत में लड़ रहा हूँ, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला अगर मैंने ये सब चीजें साबित की तो मैं अपनी जो धांधली अपने साथ होने वाली है उसको साबित कर सकूंगा। अच्छा सर, आप आगे बढ़ते हैं राजा साहब, सही राजा साहब आगे बढ़ते हैं सर। मैं एक और नहीं करूंगा कि मुझ पे क्रॉस, अच्छा मैं ऐसी बात उस वक्त तक नहीं करूंगा जब तक कि ये चीज साबित नहीं हो जाएगी। अच्छा चलें ठीक है सर, इस पे मजीद बहस वैसे हो सकती है, उसके लिए मैं एक और दिन आपको तकलीफ दूंगा, आप टाइम निकालिएगा। मैं ये वजीर आला केपी के गंडापुर का एक बयान है सर, वो मैं आपको भी और नाज़रीन दोनों को सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी एक बड़ी खतरनाक चीज़ है। बाय द वे वैसे तो ये तरीके साहब का स्टाइल है, धरना, मार्च, रैली और चढ़ाई कर देना, शहरों पे कर देते हैं ऐसा वो, लेकिन अब की बार वो कह रहे हैं जनाब, अब की बार वजीर आला कह रहा है कि मैं आऊँगा। ये ज़रा सुनिए गंडापुर साहब ने क्या कहा। हमारे सूबे का वो भी हमें मिलना चाहिए, और इसको न तो भीख समझा जाए न खैरात समझा जाए कि उसको मांगना पड़े, वो हमें मिलना चाहिए, और वैसे ही मिलना चाहिए जिस तरीके से खुले दिल के साथ हम अपने वसाइल आगे मुहैया कर रहे हैं किसी भी सूरत में, पाकिस्तान ने किसी भी सूबे को या पाकिस्तान ने किसी भी शहरी को। तो मैं उसके लिए वादे तौर पे पैगाम देता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म से कि मैं ये हक लेके रहूँगा, और मैं ये लूँगा। मेरे तरीक़ाकार 3 तरह के हैं। मैं बड़ा एक आजिज़ इंसान हूँ, शक्ल से नहीं लगता हूँ, लेकिन हर बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड देखा करें। मैं हमेशा कहता हूँ बातों पे यकीन ना किया करें। तो ये मैं पैगाम दे रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि आप इसको हल्का नहीं लेना बिल्कुल। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपका जो इस वक्त पंगा पड़ा हुआ है किससे पड़ा हुआ है। आपसे मैं ये लूँगा, और मैं ऊँची आँखों के साथ लूँगा, और ये लेकर अपने सूबे की आवाम पे लगाऊँगा, और आप अगर ये नहीं देंगे तो आप चैन से नहीं बैठेंगे। ठीक है मोहसिन शाहनवाज राजा साहब, ये तो जनाब कह रहे हैं कि आपको चैन से नहीं बैठने देंगे और हम आएंगे और पूरे तमतराक के साथ आएंगे। सर, ये वफाक और सूबे में लड़ाई होने जा रही है। देखें ये बड़ी बदकिस्मती है, और 2013-14 में अगर नवाज शरीफ साहब, जब मौलाना फजल रहमान साहब ने एक तजवीज़ पेश की थी, और अगर उस तजवीज़ को तमाम हमायती मान जाते उस वक्त, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट 2013 में जब बनने जा रही थी तो नंबर गेम मौलाना साहब के पास थी, तो हुकूमत ना बनने दी जाती तो पाकिस्तान में ये सूबाई तसादम जो था, जिसकी बुनियाद 2013 में देखने में सामने आई, और उसके बाद आज तक वो जारी है, शायद ये सिलसिला बंद हो जाता। लेकिन आपके इख्तियार में था वैसे, अच्छा समझता हूँ ये वो मियां साहब ने कहा था कि हमारे इख्तियार में था, हमने खुद नहीं किया। जनाब मोहसिन शाहनवाज राजा साहब से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अगली बात होगी आर्मी चीफ की। आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने ये स्टेटमेंट किसके लिए दिया है, ये पैगाम उनका किसके लिए है, जरा पहले वो पैगाम सुन लीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, White Article 19, has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. Hence, those who blatantly trample the same very Constitution on daily basis in one way or the other cannot and should not
issue sermons to others for its adherence. We know our constitutional limits very well and expect from others to also know them well. हमें अपनी आईनी हुदूद का पता है, दूसरे भी अपनी आईनी हुदूद का ख्याल रखें। ये दूसरे कौन है, किसको मुखातिब थे आर्मी चीफ, ये बताएंगे भी, बात करेंगे, तज्जियाकारों से तज्जिया भी लेंगे इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर होने वाली बेलगाम तनकीद, सियासी मैदान और अदालती महाज से आने वाली गर्म खबरों के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का आज एक इंतहाई अहम बयान सामने आया है। उन्होंने रिसालपुर में पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब किया और पास आउट होने वाले एक कैडेट से कहा, हम अपनी आईनी हदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि आइन के आर्टिकल 19 में वाज़े तौर पर आज़ादी इजहार और इजहार राय की हदूद मुतय्यन की गई हैं। जो लोग इन हदूद को पामाल करते हैं वो दूसरों पर उंगलियां ना उठाएं। अब सवाल यह है कि आर्मी चीफ का यह पैगाम किसके लिए है, किसके नाम है, बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा मोना साहिबा ने, एंकर पर्सन, तज़्ज़ियानिगार। मोना साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है समीना पाशा साहिबा ने, एंकर पर्सन, तज़्ज़ियानिगार। समीना साहिबा आपका भी शुक्रिया। थोड़ी देर में हमें दीगर मेहमान भी ज्वाइन कर लेंगे। मोना साहिबा, ये पैगाम किसको था? दो हिस्से हैं इस पैगाम के, एक जहाँ पे आज़ादी इजहार की बात हो रही है, ये पैगाम किसके लिए है? और यहाँ पर यह बात हो रही है कि हमें अपनी आईनी हदूद का इल्म है, आप अपनी आईनी हदूद में रहिए, ये पैगाम किसको दिया गया? मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि आर्टिकल 19 की अगर हम बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 19 में ये बात सही है, उसमें ठीक है, यहाँ तक उन्होंने कहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अपने आप के आपके इजहार राय के ऊपर कोई कतल नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कानून सिर्फ तब लागू होगा और उसको रोकेगा या एब्रोगेट करेगा जब कोई इस्लाम के मुनाफी कोई बात होगी या फिर कोई मुल्क की सालमियत पर, सिक्योरिटी पर या डिफेंस के ऊपर कोई बात होगी, या फिर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और डिसेंसी को मेंटेन करने के लिए मोरालिटी के हवाले से कोई मुखालफत हुई, तो उस केस में सिर्फ कानून अपनी हरकत में आ सकता है। इसका फिर 19A भी हिस्सा है जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन भी है कि तमाम जो शहरी हैं उनको अपने हुकूक जानने का और राइट टू इंफॉर्मेशन का, यानी कि रियासत क्या कर रही है, रियासत कैसे अपने मामलात को आगे लेकर चल रही है, तो ये भी एक राइट है जो कि हर किसी भी सिटीजन को पाकिस्तान के हासिल है। बात यह है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है और वो हर तकरीबन फैसेट को कवर करता है, जहां पर वो एक हद से आके आपको रोकता भी है, वहीं पर दूसरी तरफ आपको एम्पावर भी करता है। अफसोस की बात यह है कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की जहां तक ऑब्जर्वेंस का सवाल है तो उसके ऊपर तो हम इंडिविजुअल्स के ऊपर क्या ही बात करें, मुझे लगता है ये बहुत एक छोटे पैमाने की बात हो जाती है। बड़े बड़े लेवल्स पे, मतलब हमने तो बहुत बड़े बड़े, आपको पता है, मुल्क में इदारों को भी देखा है, और आप तारीख उठाकर देख लें पाकिस्तान की कि जब इसी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से ये भी बातें की गई थी कि ये तो एक कागज का टुकड़ा है, इसको फाड़ के फेंक दो। तो बहुत सारी बातें हैं, मतलब हमें, मेरा ख्याल है, पहले जो एलिफेंट इन द रूम है उसको एड्रेस करना चाहिए, उसके बाद हमें थोड़ा सा उसकी ट्रिकल डाउन पे या छोटे इंडिविजुअल लेवल पे आना चाहिए। और दीगर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फिर बहुत एनकम्पास करता है, उसमें बहुत सारी और चीजें शामिल हैं, जैसे जो इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स है, मैं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन आईने पाकिस्तान की मैं ई बुक खोल के बैठी हुई हूँ, आर्टिकल 25 के तहत ये हर सिटीजन को इस बात की गारंटी है कि हर शहरी को बराबरी की तरह से, बराबरी के तहत उसको जो है वो डील किया जाएगा, किसी भी बुनियाद पे तफरीक नहीं की जाएगी। इसको भी आपको पता है, इसके ऊपर कितना अमल दरामद होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन पे कितना अमल दरामद होता है, हमें कितनी ओपननेस है हमारे पास चीज़ों को लेकर। बतौर सहाफ़ी हमारे लिए तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बहुत ही हमारे दिल के करीब है, लेकिन इतना वो किसको गारंटी, सहाफ़ियों तक को गारंटी नहीं होता, तो आम शहरी तो आप दूर की बात है, छोड़ ही दें। बहरहाल मुझे अच्छा लगा कि आर्मी चीफ ने साथ साथ ये भी सारे ख्याल में अपने कहा कि अपने मुल्क से मोहब्बत करें और बत करें और किसी भी सूरत में अपनी मुल्क से वफादारी को तर्क ना करें। देखिए अली, बहुत सारे सियासी जो लोग हैं वो वक्तन फवक्तन जब भी वो मुश्किल में होते हैं तो वो अक्सर इस बात की नफी करते हैं और कई मरतबा वो बहुत आगे चले जाते हैं। हमने चाहे वो किसी भी, मैं खुल के बोलती हूँ, पीटीआई के लोगों से भी हमने सुना है कि जी खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, हमने पीएमएलएन के लोगों से भी सुना है, खासतौर पे उनके कश्मीर के लीडरान से कि जी हमें पता होता नवाज शरीफ के साथ ये होना है तो हम तो भारत के साथ इल्हाक कर लेते। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो वक्तन फवक्तन इस बात की नफी करते हैं।
बहुत अलग अलग जमातों से, पीपल्स पार्टी भी जब किसी प्रॉब्लम में होती है उनकी तरफ से भी जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कश्मीर के हवाले से, और ये सारी बातें हो चुकी हैं। बट द प्रॉब्लम है कि देखें, वो हम तमाम तनकीद करते हैं, उसके ऊपर तनकीद होनी भी चाहिए। जो लॉयल्टी टू स्टेट है, जो आपकी रियासत से, आपके मुल्क से आपका प्यार है, वफा है, छोटे बचपन से लेकर हम जब 5 साल के होते हैं तब से लेकर हमें बड़े होने तक, और जब हमारे टिल द वेरी लास्ट लेवल्स ऑफ आवर एजुकेशन हमें वो पढ़ाया जाता है और गलत नहीं पढ़ाया जाता। जाहिर है ये किसी को भी एक वफा और ईमानदारी का सबूत है कि आप जिस मुल्क का खा रहे हैं, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, जिससे आपकी शिनाख्त वाबस्ता है, आप उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकते। ये रूल ऑफ थंब है, और मैं समझती हूँ कि ठीक है, अगर इस रूल ऑफ थंब की कोई नफी करे उसको जरूर वहीं पर टोकना भी चाहिए, लेकिन इतना जरूर सोचना चाहिए कि हो सकता है कि जो बात तनकीद के जुमरे में भी अगर की जा रही हो तो शायद वो उसी की वजह से हो। शायद एक शख्स जो समझ रहा हो कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, और अगर वो उसके खिलाफ बोल रहा है तो वो भी उसी मुल्क से वफा और मुल्क से मोहब्बत के तहत भी बोल रहा हो। इस बात की भी मुझे लगता है हमें अपने जहनों में एक खुली गुंजाइश रखनी चाहिए। वी शुड नॉट बी टू क्विक टू पॉइंट आउट कि जी आप जो हैं वो मुल्क से दुश्मनी कर रहे हैं या फिर आप मुल्क से प्यार कर रहे हैं। हर किसी को इतनी लिबर्टी होनी चाहिए अपने इज़हार राय में और इज़हार ख्याल में कि हम उनको इतना बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर दें कि हमारा गोल एक है, हमारी मंजिल एक है कि हमने मुल्क से वफा निभानी है और मुल्क का भला चाहना है। हाँ, और दूसरी जानिब रास्ते मुख्तलिफ हों वहाँ जाने। बिल्कुल ठीक। दूसरी जानिब जो उसका दूसरा हिस्सा है समीना साहिबा, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम आईनी हुदूद जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं, ये हिस्सा किसको मुखातब, मतलब और कौन सा ऐसा इदारा है जिससे आर्मी चीफ को लगता है या इस इदारे को लगता है कि इस इदारे ने भी आइन की पामाली की है, बार बार की है, 4-5 दफ़ा की है 70 सालों में, और फिर अभी भी कर रहा है। आर्मी चीफ को क्या लगता है कि कोई और इदारा है जो ऐसा कर रहा है और वो बाज नहीं आ रहा? बहुत शुक्रिया अली। मेरा ख्याल से आर्मी चीफ ने आज जो खिताब किया उसका मुखातब कोई एक तरफ नहीं थी, उसमें वो लोग भी शामिल थे जो सोशल मीडिया पर बात करते हैं, उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो मीडिया पर बात करते हैं, उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कहीं जेल की काल कोठरी में बैठ के बात करते हैं, उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो अदालतों में बैठ के बात करते हैं। तो आज उन्होंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का अहाता किया है, और जो मुखातब थे उनके हर वो बंदा था जो इजहार की एक आज़ादी रखता है या इजहार कर रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म से। जो आपने ये बात कही कि आर्मी चीफ ने पहले ये बात नहीं कही, आर्मी चीफ कंटिन्यूसली ये बात कह रहे हैं, और सोशल मीडिया के हवाले से उनकी जो रिजर्वेशंस हैं वो इवन फॉर्मेशन कमांडर्स में, कोर कमांडर्स मीटिंग्स में, या कहीं पे भी उनका खिताब होता है, कहीं पे वो जाते हैं दौरों के लिए, वहाँ पर भी वो हर जगह तकरीबन इस बात को मेंशन कर रहे हैं। तो वो इसकी एक इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं उसको कैसे इंगेज करना है, कैसे टैकल करना है, कैसे आप कंट्रोल का लफ्ज कहना चाहें तो कंट्रोल करना है। मतलब ट्विटर तो बंद कर दिया ना, मतलब हुकूमत तो ये कहती है कि सिक्योरिटी इदारों के कहने पे उनकी रिपोर्ट्स पे ट्विटर बंद किया गया है, तो आज़ादी इजहार का जो एक जरिया था वो तो ऑलरेडी बंद पड़ा हुआ है, जहाँ पे बड़ी खुल के आज़ादी इजहार राय किया जाता था, तो उसको तो बंद कर दिया। अब और क्या रह गया पीछे? अब और अभी भी बहुत कुछ रह गया ना। अभी भी आप देखिए बात तो हो रही है, कहीं वीपीएन लगा के हो रही है, कहीं जेल से हो रही है, कहीं कोर्ट से हो रही है। और जो आपने आइन की बात की ना, ये बात बड़ी दुरुस्त है कि इस आइन को हर किसी ने अपने अपने तौर पर रौंदा है। मजे की बात यह है कि जिसने भी रौंदा है ना अली, उसने कभी नहीं आकर कहा कि उसने आइन शिकनी की है, या वो ये समझे कि उसको आइन में अपनी हुदूद का पता नहीं था। यहाँ 4-4 दफा मार्शल लॉ लगे हैं, यहाँ पीसीओ के तहत हलफ उठाए गए हैं, यहाँ पर इलेक्शंस वक्त पर नहीं कराए गए हैं, यहाँ पर साफ शफाफ इलेक्शन नहीं कराए गए हैं, यहाँ पर हमने देखा है कि मुख्तलिफ लोगों को गलत फैसलों से वज़ीर आज़म को निकाला गया है, मुंतखब हुकूमतों के तख्ते उल्टे गए हैं, लेकिन आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा। जिन्होंने 4 दफा मार्शल लॉ भी लगाए हैं ना, वो भी ये कहते थे कि हमें आइन में अपनी हुदूद का बड़ी अच्छी तरह से पता है। लेकिन दूसरी तरफ एक हकीकत है जो अभी चंद दिन पहले अतर मिनल्ला साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज है, उन्होंने कोर्ट में ही बयान कर दी थी कि आइन तो महज का एक टुकड़ा रह गया है, एक टुकड़ा बन के रह गया है। तो देखिए ये हकायक अपनी जगह मौजूद है। अब बात यह है कि हर किसी ने अपना हिस्सा डाला इस आइन को बेतौकीर करने के लिए, और ये बात मैं बिल्कुल मोना की इससे इत्तफाक करती हूँ
कि जहां हम ये देखते हैं कि हर किसी को जहां आइन में अपनी कोई चीज जो उसको सूट करती है वो उसको उठाता है, उसके ऊपर बात करता है, लेकिन बाकी जो आइन की शिकें होती हैं उसको हम कहीं और रख देते हैं। जो मफाद आमा की शिकें हैं जो सीधी सीधी आवाम से जुड़ी हुई हैं उन पे तो कभी कोई बात ही नहीं करता, लेकिन अहम डिबेट हो जाते हैं आइन के। हाँ, बड़ी अहम डिबेट खोल दी है आर्मी चीफ साहब के इस बयान ने कि क्या यही इल्ज़ाम काफ़ी है कि जब भी आइन शिकनी हुई किसी फौजी डिक्टेटर ने की, आइन शिकनी इसको भी कहा जा सकता है कि सियासत में मदाखलत अगर फौज करती है तो वो भी आइन शिकनी है, बिल्कुल कोई शक नहीं। लेकिन ये जो डिबेट ओपन कर दी है आर्मी चीफ साहब ने कि क्या बाकी इदारे इससे मुबर्र हैं? क्या अदलिया ने आइन शिकनी नहीं की हुई? बिल्कुल की हुई है, माजी में की हुई है, एक्सेप्ट भी किया हुआ है इस चीज़ को। क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी वो आइन के ताबे नहीं है? क्या वहाँ पे आइन शिकनी नहीं होती? क्या हल्फ उठाने वाले वज़रा खुद वज़ीर आज़म कई ऐसे काम नहीं करते जो आइन के मुनाफी होते हैं? जस्ट बिकॉज एक बड़ा ब्लैटेंट किस्म का मूव होती है इदारे की तो हम उसे कह देते हैं जनाब देखें आइन शिकनी कर रहे हैं। तो मोना, क्या ये डिबेट हर इदारे के बारे में होनी चाहिए कि जिसने आइन शिकनी की है या कर रहा है? बिलाशुबा मुझे तो लगता है कि शायद आर्मी चीफ का इशारा भी यही था कि आप फौज से हटके, हमें पता है, उन्होंने यही कहा ना कि हमें अपनी हुदूद पता है और आप भी अपनी हर किसी को अपनी हुदूद दूसरों को भी पता होनी चाहिए। तो जब वो ये बात कह रहे हैं, दूसरों की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक वो दीगर को ही इशारा कर रहे हैं जिनका आपने भी बड़ा राइटली तज़किरा किया है। मुझे पता है, मैं तो इसको बहुत माइन्यूट लेवल पे अगर देखूं तो वो जो वालिदैन हैं, कोई भी अगर कोई वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों को पढ़ाई के हक से महरूम रखते हैं फॉर व्हाटसोएवर रीजंस, शायद उनके जेंडर की बुनियाद पर या शायद इस बात की बुनियाद पर कि अच्छा अगर वो कमा ले बच्चा तो वो ज्यादा उनके लिए फाइनेंशियली सपोर्टिव होगा, वो भी तो आइन शिकनी कर रहे हैं। क्योंकि जो आइन पाकिस्तान है वो तो 5 साल से 15 साल तक के जो बच्चे हैं उनको, 16 साल तक के जो बच्चे हैं उनको तमाम ये हक देता है कि उनको एजुकेशन दी जाए, तो वो भी आइन शिकन है। तो बात यह है कि ये तो बहुत, आप समझे, एक बहुत बड़ी डिबेट है, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं सोशल मीडिया के हवाले से इतनी बात जरूर करना चाहती हूँ कि देखिए हर बात के दो पहलू हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जिन लोगों को प्रॉब्लम्स का इजहार राय पे कदगनों का सामना है वो फिर वो कहाँ जाए, फिर वो जाहिर है वो सोशल मीडिया पे आते हैं, और जब वो सोशल मीडिया पे आते हैं उनको ज्यादा बेहतर आई बॉल्स मिलती हैं, उनको ज्यादा लोग सुनते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि शायद क्रेडिबिलिटी जो है वो अवाम के जहनों में ये बन गई है कि जी हम शायद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया पे हम उस तरह से आज़ाद नहीं है जितने के सोशल मीडिया पे आज़ाद हैं, इसी वजह से लोग वहाँ ज्यादा लोग सुनते हैं, और ये VPNs और हर तरह की रुकावट के बावजूद भी लोग सुन रहे हैं, हम सबको पता है। और ये कोई कुछ गलत भी नहीं है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, जो सोचते हैं वो सही सोचते हैं, वो सही सोचते हैं। लेकिन देखिए अली, मैं सिर्फ इसका एक दूसरा पहलू उजागर करना चाहती हूँ। इस बात को मैं भी इंडोर्स कर रही हूँ, आप भी इंडोर्स कर रहे हैं कि वो सही सोचते हैं। दूसरा पहलू इसका ये है कि सोशल मीडिया पे या कहीं भी किसी भी जगह पे, पिछली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुझे याद है इस बात के ऊपर इनपुट्स के हवाले से बात हुई कि कुछ सियासी जमातें ऐसा तासुर दे रही हैं कि जी पाकिस्तान के जैसे कोई हवाई अड्डे जो हैं वो दे दिए हों और पता नहीं किसी फ्रेंडली कंट्री को दे दिए हैं अटैक करने के लिए, और फिर उसके बदले मतलब बहुत आप समझे कि एक विशेष किस्म का हम देखते हैं कि वहां पर एक न्यूज का फ्लो होता है, और ये भी हमारे लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न होना चाहिए। आप यकीन कीजिए, हमने, मोना जी आपकी बात, सॉरी मैं काट रहा हूँ, इसमें ऐड करूंगा, आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। हमने एक बहुत बड़ी स्टोरी को हमने उसको बस्ट किया था, डिबंक किया था हमने, और वो इतनी खतरनाक स्टोरी थी, वो खबर फैलाई गई कि हमारे आर्मी चीफ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद वो ओमान गए थे गालिबन वो, और ओमान गए, वहाँ के एम्बेसडर जो थे, पाकिस्तान के एम्बेसडर थे, उन्होंने आर्मी चीफ को कमरे में बंद कर दिया और निकलने ना दिया। मतलब इस तरह की गलत खबर बाकायदा फैलाई गई थी। हमने ओमान के एम्बेसडर को मैंने अपने शो में लिया और उन्होंने क्लैरिफाई किया कि क्या खबर है, हाउ इज इट इवन पॉसिबल। तो आपकी बात ठीक है, इस कदर फेक न्यूज़ का एक अंबार होता है सोशल मीडिया में, और ख़ास तौर पे इदारे को लेकर होता है। आप अगर ये देखेंगे ना कि उन पे किस तरह के पढ़े लिखे लोग उन बातों पे एतबार करते हैं, फिर उनको आगे प्रोपोगेट करते हैं। और मैंने इस कदर, आप समझे कि 22वें ग्रेड वाले भी रिटायर्ड अफसरान से ये वाली बातें सुनी है कि अरे आपने देखा इन्होंने अड्डे भी दे दिए हैं, पाकिस्तान ने वो व्हाट्सएप पे मुझे फॉरवर्ड मैसेज आया है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, प्रॉब्लम, अच्छा इसको एड्रेस कैसे करना है? इसको एड्रेस आपने इस तरह से नहीं करना कि आपने ट्विटर या एक्स बंद कर देना है, इसको एड्रेस आपने ऐसे करना है कि आपने अपने मुल्क में डेफेमेशन लॉज को मजबूत करना है। बरतानिया में क्यों ये लोग झूठ नहीं बोलते? बरतानिया में अगर कोई छोटी सी खबर भी कोई चलाए
तो उसके ऊपर उसके गले पड़ जाती है। अक्सर चैनल्स आपको पता है कि अपना नाम बदलकर बरतानिया में ऑपरेट करते हैं। उसकी वजह यही है कि वहां पर डेफेमेशन लॉज इस तरह के स्ट्रॉन्ग है कि वो हर सिटीजन को, हर शहरी को एम्पावर करते हैं। हमारे पास कोई एम्पावरमेंट क्यों नहीं है? मुझे नहीं पता कि हम उसका एक सीधा रास्ता होने के बजाय जो एक सीधा रास्ता मौजूद है, हम उस तरफ कोई भी नहीं जाते। हम सारे, आप समझे, कान को यूं करके पकड़ते हैं जिससे कि तकलीफ होती है उल्टा। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि हम आज तक क्यों नहीं कर पाए हैं। इसका हल बहुत सिंपल है, सारी सियासी जमातों को पता है। पता भी हमें। अनीका निसार साहबा ने ज्वाइन किया। अनीका साहबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम इससे पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि आर्मी चीफ का वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं, ठीक है, माना कि आर्टिकल 19 हमें आज़ादी इज़हार राय देता है, लेकिन उसका भी बहुत गलत इस्तेमाल किया गया। मैं समरी बयान कर रहा हूँ उनके बयान की। अच्छा, ये अब और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी आईनी हदूद जानते हैं, बाकी भी अपनी आईनी हदूद जाने। बाकी से मुराद, मैंने बाकियों से तो पूछ लिया जो हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, आपका क्या टेक है इस पे? बाकी से मुराद कौन है आर्मी चीफ के मुताबिक? मेरे ख्याल में यहाँ बाकियों से मुराद बड़े वाज़ेह तौर पर यहाँ सियासी जमातें, वो सियासी जमातें हैं जो कि बड़े आराम से हर चीज़ में इस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल करके इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल देती हैं और अपनी जिम्मेदारी आराम से साइड पे करके एक मक्खन में सवाल की तरह निकल जाती हैं। ये वो वाली सियासी जमातें हैं। बिलखुसूस अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देखें तो आजकल दैट इज़ व्हाट आई सी कि वहाँ से बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, स्पेशली सोशल मीडिया के कुछ लोग जिनको ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ा जा रहा है। अब या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए और बड़ा वाज़े होकर क्लियरली सामने कहे कि जी ये लोग हमारे साथ नहीं है, हम हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये अपनी बिना के ऊपर जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल्स के तौर पे डील किया जाए। लेकिन जब एक इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए इस तरह की चीज़, उसके अंदर ऐसा लगने लगे कि ये बाकायदा तौर पर एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से हो रही है, तो फिर डेफिनेटली ये किसी जमात के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगा करते हैं। बाकी जमातों पर भी लगते रहे बहरहाल, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया ओवर द पैसेज ऑफ टाइम कि जब जिस जमात को किसी तरीके से ऑपोजिशन में बैठना पड़ जाए और उसको ये एहसास हो या ये लगे कि जो दूसरी जमात है जो हुकूमत में है उसकी सपोर्ट हो रही है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, तो वो फौरी तौर पर एक सर्टेन प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। वो जो प्रेशर होता है वो इसलिए बिल्ड किया जाता है ताकि आप हुकूमत वाली जो उस टाइम पे हुकूमत में जमात उससे हट के हमारी तरफ आ जाइए। अभी इस टाइम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कर रही है, इससे पहले PMLN ने इस तरह से किया है और आई थिंक यही विशेष सर्कल चलता रहेगा। यही अफसोस का मकाम है बेसिकली कि वो सियासी जमातें जो कह रही हैं कि नहीं हम लोगों को ऐसी सियासत चाहिए जिसके अंदर किसी तरीके से किसी की मुदाखलत ना हो, वही दूसरे ही सांस के अंदर कहती हैं कि और हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे और हम फौज से बात करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारा मामला जो है वो सही हो जाए। तो या तो आप ये चाह सकते हैं या आप ये चाह सकते हैं या आप नहीं, लेकिन मसला यहाँ पे ये भी है ना अनीका साहबा, जब उनसे बात की जाती है कि आप ऐसी बात क्यों करते हैं तो वो कहते हैं कि ताकत और किसके पास है। समीना साहबा, ये जो बात अभी की है अनीका साहबा ने, इस पर जरा आप भी राय दीजिएगा। फिर वो कहते हैं कि ताकतवर सी बात करेंगे ना, जिसके पास ताकत है, जिसके पास इख्तियार है, द वन हु इज कॉलिंग द शॉट्स अकॉर्डिंग टू देम, उनको जो लगता है हम उन्हीं से बात करें। और किससे बात करें? और किसी के पास देने के लिए कुछ है क्या? ये सिर्फ उनको नहीं लगता है अली, ये हमारे मुल्क की एक हिस्ट्री भी है। देखिए, अगर हम ये बात कह रहे हैं कि सियासी जमातें और एक नहीं बाकी भी सब इसी तरह एक सर्कल में यही कुछ करती हमें नजर आती हैं, ये बात दुरुस्त है, मैं इससे कोई इख्तिलाफ नहीं कर रही। लेकिन ये भी तो देखिए ना कि दूसरी तरफ भी कोई तो है ना जो उन्हें कंधा हमेशा फराहम करता चला जा रहा है। अगर वो कंधा मांग रही हैं तो उन्हें कोई कंधा दे भी तो रहा है ना। तो ये भी एक अनफेयर बात है कि हम सिर्फ कंधा मांगने वालों को तो क्रिटिसाइज करें लेकिन कंधा देने वालों को क्रिटिसाइज ना करें। तो ये भी अपनी जगह एक हकीकत है कि सियासत में मुदाखलत रही है, हुकूमतें बनाई गई हैं, हुकूमतें गिराई गई हैं, वज़राए आज़म बनाए गए हैं, वज़राए आज़म हटाए गए हैं, ये सब हमने अपनी आंखों से होता देखा है और इससे मेरा ख्याल है कि इनकार मुमकिन नहीं है। इसमें सियासी जमातें भी कसूरवार हैं, बिल्कुल दुरुस्त, और इसमें एस्टैब्लिशमेंट भी कसूरवार है, ये भी उतनी ही दुरुस्त बात है। जहाँ तक ये बात है कि ताकत किसके पास है, यही बात है कि जब वो ताकत फराहम की जाती है इसीलिए हुकूमत गिरती है, इसीलिए हुकूमत बनती है, इसीलिए बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, इसीलिए मुश्किल टाइम शुरू हो जाता है। पहले PMLN का था, PTI का है, और हमने सियासत में देखा भी यही है कि जब मोहतरमा ने भी वापस आने का सोचा तो उन्होंने भी उस वक्त के सबसे ताकतवर शख्स मुशर्रफ से बात की। जब PMLN पे बुरा वक्त आया तो उन्होंने भी बाजवा साहब के साथ ही डील की और उनके तमाम जो आजकल के लोग हैं वो आके इसको बता रहे हैं बरमला। मोहम्मद जुबैर साहब की आप गुफ्तगू सुन लें, आप ख्वाजा आसिफ साहब के तराफात सुन लें,
आप बहुत सारे, अब तो सारी हकीकतें खुल चुकी हैं, जो उनके इत्तेहादी हैं वो खुद बताते फिर रहे हैं कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। समीना साहब, तो देखिए जब उन्होंने भी अपने मामलात हल किए तो ठीक है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आप तीनों खवातीन का कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, अब जिक्र होगा जुर्म का। नाज़रीन, लाहौर में एक बाकायदा मंसूबाबंदी के साथ रेकी करके घात लगाकर पुलिस एहलकारों को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा है। सिर्फ 10 दिन में 3 एहलकार कत्ल किए जा चुके हैं और वारदातों में एक ही तरीका कार इख्तियार किया गया। पहले रेकी की गई, फिर कातिल ने एहलकार का पीछा किया, फिर पीछे से गोलियां बरसाई और इस तमाम वारदात की खुद मोबाइल फुटेज बनाई गई। कत्ल की पहली वारदात लाहौर के इलाके बागबानपुरा, दूसरी मिस्री शाह और तीसरी हालिया वारदात टकसाली में हुई। टकसाली में कत्ल किया गया कांस्टेबल गुलाम रसूल, जुडिशल विंग में ड्यूटी करता था। इसे हदफ बनाने वाले शूटर ने सर पर हेलमेट और जामनी रंग की शर्ट पहन रखी थी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो इसकी तरह की जामनी रंग की शर्ट वाला एक शख्स गुलबर्ग में भी देखा गया। शूटर कांस्टेबल को कत्ल करने से पहले 7 घंटे तक शहर की सड़कों पर घूमता रहा। ये जो मोटरसाइकिल चला रहा था इसका नंबर AFJ 4656 है, जो पाकपतन के रिहायशी जीशान के नाम रजिस्टर्ड है। इसकी तस्वीर को बड़ा करके देखा जाए तो जेब में एक पेन कैमरा भी नजर आ रहा। पुलिस को शुबा है कि एहलकारों को हदफ बनाकर कत्ल करने की इन वारदातों के पीछे कालदम तंजीम का हाथ है। कांस्टेबल गुलाम रसूल के कत्ल की जो FIR दर्ज की गई है, इसमें लिखा है कि नामालूम हमलावर ने अपने नामालूम साथियों की मदद से अपने आकाओं के हुक्म की तामील करते हुए पुलिस मुलाजमीन पर हुए हालिया हमलों के तर्ज पर फायरिंग की। यह FIR मकतूल कांस्टेबल के बेटे की मुद्दत में दर्ज की गई। IG पंजाब उस्मान अनवर ने कांस्टेबल गुलाम रसूल की शहादत का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। फायरिंग में मुलव्विस मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा कि कहीं किसी मशकूक फर्द का पता हो तो पुलिस को 15 पर इत्तला दी जाए। हाँ बेबी, इनको कोई मशकूक बंदे का या किसी का पता चलता है तो वो क्राइम स्टॉप कर सकते हैं और उसके साथ साथ वो हमें डायरेक्टली हमारे 15 के ऊपर भी कॉल कर सकते हैं। हम इमीडिएटली इस पर रिएक्ट करेंगे। रिएक्शन हमारा बड़ा पॉजिटिव होगा और लोगों का नाम सीगा राज में रखा जाएगा। जो इसको हमें करके देगा उसको तो हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की तरफ से उसका माथा चूमेंगे। पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग का यह सिलसिला 20 अप्रैल को शुरू हुआ। उस रोज सुबह 4 बजे लाहौर के इलाके बागबानपुरा में पुलिस और मोटरसाइकिल सवार बाप बेटे में फायरिंग हुई। फायरिंग के तबादले में बाप बेटा मारे गए और एक कांस्टेबल शहीद हुआ। पुलिस ने बाप बेटे को डाकू करार दिया लेकिन कोई रिकॉर्ड सामने न आ सका। इस वाकये के बाद से पुलिस को हदफ बनाया जा रहा है। 26 अप्रैल को गुलबर्ग में तैनात कांस्टेबल मोहम्मद अली को थाना बागबानपुरा की हदूद में फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया। 28 अप्रैल को थाना बागबानपुरा के सब इंस्पेक्टर अरशद को मिस्री शाह के इलाके में कत्ल किया गया। शूटर ने सब इंस्पेक्टर अरशद को पीछे पहले गोलियां मारी, फिर सब इंस्पेक्टर के जमीन पर गिरते ही करीब जाकर भी 2 गोलियां दागी। शूटर सब इंस्पेक्टर को शहीद करने के बाद भी फरार नहीं हुआ, बल्कि क्राइम सीन के अतराफ ही घूमता और लाश की वीडियोस बनाता रहा। टारगेट किलिंग के खतरे के पेश नजर ही लाहौर पुलिस का यह हिदायतनामा भी सामने आया था कि एहलकार छुट्टी के बाद घर जाएं तो वर्दी ना पहने बल्कि सादा कपड़ों में जाएं। यह सूरत हाल सिर्फ लाहौर की नहीं बल्कि कराची में इससे भी अबतर सूरत हाल है। आपको कराची का हवाल बताएंगे इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, सिंध हुकूमत को बिलाखिर कराची समेत सूबे भर में जुराइम की अंधेर नगरी का एहसास हो ही गया और इससे शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम्स और कच्चे के डाकुओं का घेरा तंग करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत आज एपिक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ जिसमें अहम फैसले हुए। इजलास में फैसला किया गया कि शहर का अमन किसी सूरत बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई है, जबकि असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। इजलास में कच्चे के डाकुओं के सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का भी फैसला किया गया। इजलास में कहा गया कि मनशियात फरोशों के खिलाफ वफाक और सूबाई हुकूमत की जानिब से मुश्तरका कार्रवाइयां होंगी, जबकि सूबे के बॉर्डर एरियाज में मुश्तरका चेक पोस्टें भी बनाई जाएंगी। सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब ने क्लियरली कैटेगोरिकली ये इंस्ट्रक्शन दी हुकूमत सिंध को कि कोई भी शख्स जो किसी भी डाकुओं को का सहूलतकार हो उसको चाहे पैट्रोनाइज करने वाला हो, चाहे उनकी मदद करने वाला हो, चाहे उनको किसी भी किस्म की सहूलतकारी करने वाला हो,
उससे किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। एक रोज पहले सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत भी कराची और सिंध के अमन अमान पर अहम इजलास हुआ। आसिफ जरदारी ने अमन अमान में नाकामी पर पुलिस अफसरान की तब्दीली का हुक्म दिया और कहा कि पुलिस को मालूम होना चाहिए कि कराची में गाड़ियां और मोबाइल चोरी होने के बाद कहां जाते। डीजी रेंजर्स सिंध ने सदर को बताया कि 4 माह में कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम में 49 अफराद जान से जा चुके, जबकि मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 43 मुलजिम पकड़े गए और 13 मुकाबलों में मारे गए। आईजी सिंध के कच्चे की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 4 माह में पुलिस ने कच्चे के 63 डाकुओं को हलाक जबकि 418 को गिरफ्तार किया। पुलिस की कार्रवाइयों में 609 शहरियों को अगवा होने से बचाया गया जबकि 103 को बाजियाब कराया गया। उन्होंने बताया कि कच्चे में मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान 17 पुलिस एहलकार शहीद और 27 जख्मी हुए। सदर आसिफ अली जरदारी ने कच्चे के डाकुओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया जबकि कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत दी। सिंध हुकूमत ने कराची में स्ट्रीट क्राइम्स रोकने के लिए शाहीन फोर्स फाल करने का फैसला किया और मददगार 15 को बेहतर बनाकर पुलिस को 168 गाड़ियां और 120 मोटरसाइकिलें दे दी गई हैं। सदर आसिफ अली जरदारी के हुक्म पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट में भी अहम पेशरफ्त हुई है और वजीर आला सिंध ने 8 बरस से लटके सेफ सिटी मंसूबे के पहले मरहले के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। पहले मरहले में रेड जोन में 1300 कैमरे लगाए जाएंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए मजमूई तौर पर 12,000 कैमरे नस्ब किए जाएंगे और मेगा मंसूबा 38 अरब रुपए की लागत से 3 साल में मुकम्मल होगा। देर आए दुरुस्त आयद कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट ही शहर कायद को स्ट्रीट क्रिमिनल्स के चुंगल से आजाद करा सकता है। इसके साथ ही नाजरीन, सूरत हाल यहां पर अब आन पहुंची है कि कराची में अब रोशनियों का जिसको कहा जाता था, वहां से लोग अपना कारोबार खत्म करना चाह रहे हैं, वहां से लोग हिजरत करना चाह रहे हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मेरे भी अरबाब इख्तियार से ये अपील है कि कराची को वापस रोशनियों का शहर बनाया जाए। ये शहर अगर पूरे मुल्क को पालता है तो इसी बुनियाद पर कि वहां पर लोग कारोबार करना चाहते हैं, वहां पर लोग काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर यही सब कुछ चलता रहा तो कारोबार का माहौल नहीं रहेगा, काम का माहौल नहीं रहेगा। लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कराची से निकाल लेंगे, लोग दीगर शहरों की तरफ जाना पसंद करेंगे, लोग शायद मुल्क छोड़ कर जाना पसंद करें, क्योंकि एक ऐसा शहर जो पूरे मुल्क को अगर पाल सकता है, अगर उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा तो फिर ये पूरे मुल्क का नुकसान है। नाज़रीन, कराची के शहरी अब तंग आ चुके हैं, कराची के शहरी अब ये अपील करते हैं, कराची के शहरी अब कुछ हद तक नाउम्मीद भी हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि अगर सिंध हुकूमत वाकई संजीदा है और जिन इकदामात का उन्होंने ऐलान किया है, अगर वाकई इन इकदामात को अमली जामा पहनाया जाता है तो फिर ये उम्मीद की जा सकती है कि कराची दोबारा से अमन का शहर बन सकता है। और आखिर में ये बात कहूँगा कि सिर्फ जुर्म को नहीं रोकना, हुकूमत का काम जुर्म रोकना तो है, मगर फ़कत ये काम नहीं है, कराची की हालत भी बेहतर करे। कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, इसमें दीगर शहरों से लोग आके बसते हैं, दीगर ममालिक से लोग आके रहते हैं, कारोबार करते हैं। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी, यहाँ की सड़कें, यहाँ के हालात, यहाँ की सफाई सुथराई का निज़ाम भी उतना ही अप टू द मार्क होना चाहिए जितना किसी एक बड़े शहर का होता है। इसके साथ ही प्रोग्राम के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।